पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस और उसके रिएक्शन की समरी ये है CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 plus O4 plus H2O। इस रिएक्शन के लिए हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था इस रिएक्शन को समझने के लिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसके फैक्टर्स, फिर इसका मैकेनिज्म। फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस कर चुके, पानी को डिस्कस कर चुके, सनलाइट को कर चुके। अब बारी है क्लोरोफिल या पिगमेंट्स की। तो सबसे पहले हस्ब मामूल हम वही बताएंगे, पिगमेंट्स इनका सोर्स क्या है। सोर्स लीफ इटसेल्फ। लीफ इटसेल्फ कहने का मतलब यह है कि जिस जगह ये रिएक्शन होता है उधर ही ये पाए जाते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट कैसे होगा इनका? ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। जिस जगह रिएक्शन हो रहा है उधर ही ये मौजूद है, तो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएंगे? रोल क्या है? ये क्या करते हैं? These absorb light, ये रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस एब्जॉर्ब लाइट को हम से मुराद क्या है, प्लांट्स वो इस्तेमाल कर सकें। यानी एब्जॉर्ब, जब तक लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी ये फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आ सकती है। तो इनका बुनियादी किरदार है। ये बुनियादी बातें समझने के बाद अब हम आते हैं इनके फर्दर डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले पिगमेंट कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सब्सटेंस कहो या मॉलिक्यूल कहो विच एब्जॉर्ब लाइट। पहला काम तो ये है, ये रोशनी को जज्ब करता है एंड मे प्रोड्यूस कलर, और हो सकता है कोई कलर भी प्रोड्यूस करे। इसका मतलब ये है कि इनका प्राइमरी फंक्शन तो लाइट को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन साथ में कोई कलर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें ये कोई सरफेस है या कोई मॉलिक्यूल है या कोई पिगमेंट है, इस पर मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट जब पड़ेगी तो 3 तरह के बिहेवियर्स हमारे सामने आएंगे। एक बिहेवियर ये हो सकता है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ में फर्क है, इसलिए हो सकता है कोई इसको क्रॉस करके गुजर जाए, इसको कहते हैं ये ट्रांसमिट हो गई, ये वेवलेंथ हमें नजर नहीं आएगी। दूसरी है इधर रह जाए अंदर, इसको कहेंगे एब्जॉर्ब हो गई, इसका कलर भी नजर नहीं आएगा। जो तीसरी कंडीशन है ये वापस हो जाए, मुड़ जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको कलर कहा जाता है। तो कलर इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ। जो भी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाए किसी सतह से लगकर, उसको कलर कहा जाता है। तो पिगमेंट्स, अब दोबारा सुन लें, पिगमेंट उन सब्सटेंसेस को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन अशिया को कहा जाता है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और आमतौर पर कलर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब किसी एक लाइट तो नहीं पड़ेगी ना, कई तरह की लाइट्स पड़ेंगी या कई वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी, तो कुछ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कलर की सूरत में नजर आएगी, जो एब्जॉर्ब हो गई वो हमें नजर नहीं आएगी, जो ट्रांसमिट हो गई वो भी नजर नहीं आएगी। अब यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछें, फोटोसिंथेसिस में इन तीनों में से कौन सी लाइट यूजफुल है? जो एब्जॉर्ब हो गई वो। रिफ्लेक्ट होने वाली भी जाया समझ लें फोटोसिंथेसिस के हवाले से, और ट्रांसमिट होने वाली भी जाया समझ लें। जो एब्जॉर्ब हो गई वो वही फोटोसिंथेसिस के काम आएगी। अच्छा, ये तो हो गया। अब आते हैं ये पिगमेंट्स की कितने अक़साम हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो पौधों में, हम पौधों को क्यों पढ़ रहे हैं जबकि फोटोसिंथेसिस तो ज़्यादातर एलजी कर रहे थे। तो पौधे हमारे लिए आसानी से दस्तयाब है, हम सुबह शाम इनको देखते हैं। एलजी को देखने के लिए हमें एहतमाम करना पड़ेगा। तो प्लांट्स को ही टारगेट करेंगे हम। प्लांट्स में पिगमेंट्स 3 बड़ी कैटेगरीज के हैं। इनमें सबसे मशहूर है क्लोरोफिल और दूसरे हैं केराटिनॉइड्स। इन केराटिनॉइड्स की 2 अक़साम हैं। एक को कहा जाता है केरोटीन्स और दूसरे कहलाते हैं ज़ैंथोफिल्स।
अच्छा, ये जो केराटिनॉइड्स या केरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स हैं, इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है। एक्सेसरी ये क्यों कहते हैं? ये दरअसल लाइट एब्जॉर्प्शन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्लोरोफिल का है, जबकि ये वाले क्लोरोफिल की असिस्टेंस करते हैं, क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन भी करते हैं और अपनी अपनी बसात के मुताबिक मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के हवाले करते हैं, इसलिए ये एक्सेसरी कहलाते हैं। अब हम यहाँ से पहले क्लोरोफिल को पढ़ेंगे। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन प्लांट्स, पौधों में भी ये पाया जाता है, एल्गी में भी ये पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें, तीनों में तो पाया जाता है, अलबत्ता इसकी टाइप्स हैं। बहुत मशहूर टाइप्स में क्लोरोफिल ए और बी ये प्लांट में पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई ये एल्गी में पाए जाएंगे और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये बैक्टीरिया में पाया जाएगा, जैसे इसके नाम से जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल की फर्दर अक़साम है बहुत सारे, इनमें से भी सबसे बुनियादी काम क्लोरोफिल ए का है। आगे बताऊंगा मैं आपको ये बुनियादी काम किस तरह से है। बाकी सारे असिस्टेंस करते हैं इसकी, तो वो सारे मिलकर एक्सेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। यानी क्लोरोफिल बी और दीगर जो क्लोरोफिल हैं वो भी क्या था, एक येलो पिगमेंट और वो केराटिन वगैरह था ना, ज़ेंथोफिल वगैरह, वो सारे मिलकर क्लोरोफिल ए की मदद करते हैं और असल काम इसने करना है ये। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ना है क्लोरोफिल के हवाले से वो ये है कि ये क्लोरोफिल प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए एक प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स को आप जहन में रखें। प्लांट्स के पार्ट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं: रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। यानी मैक्सिमम किसी पौधे के 4 हिस्से हो सकते हैं। इनमें से जो भी पार्ट ग्रीन है उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रीन। तो ग्रीन में सरफेस लीफ आता है। लीफ में अगर ये है तो लीफ को हम काट के देखेंगे तो लीफ के मीजोफिल के सेल्स में पाया जाता है। मीजोफिल के सेल्स, इस लीफ को हमने काटा है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। क्लोरोफिल मीजोफिल के सेल्स में पाया जाता है। मीजोफिल के सेल में भी ये क्लोरोप्लास्ट है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड है। इस थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल इस तरह से अटैच होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैक करके रखा गया है अंदर। तो इन प्लांट्स क्लोरोफिल इज फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स। ग्रीन पार्ट्स के सेल के बीच में भी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलेक्वाइड के अंदर ये पाया जाएगा और उसकी मेम्ब्रेन के साथ। जबकि बैक्टीरिया वगैरह में ये थाइलेक्वाइड्स आप कह सकते हैं एल्गी में भी है। बैक्टीरिया वगैरह में ये साइटोप्लाज्म में होगा या बैक्टीरिया में इस तरह से। ये बैक्टीरिया तो यूजुअली एक सेल के है ना, तो उनकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होगी जिसको मीजोसोम कहेंगे, इसमें ये पाया जाएगा। तो हम सरसरी तौर पर ये कह सकते हैं कि प्लांट्स का क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया का क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म में पाया जा सकता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्लोरोफिल के फार्मूले की तरफ। इसमें सरफेस जो क्लोरोफिल काम करते हैं वो ए और बी हैं, तो इनका फार्मूला आपको बताते हैं। क्लोरोफिल ए या बी, C55, H72, N4। सर दोनों का फॉर्मूला सेम है? फर्क है थोड़ा। N4O6 और Mg, ये क्लोरोफिल ए है। जबकि P में C55, H70, N4
O6 इसमें पाया जाता है, ऊपर वाले में O5 है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। 2 हाइड्रोजन बी में ए के मुकाबले में कम है और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वहाँ 5 है। ठीक हो गया। अब हंसी तो अब आई जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ। ये सारे किस तरह से अरेंज है ये देखिए। इसको पहले हम ज़बानी समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताऊँ। इस क्लोरोफिल को अगर हम ऐसे देख लें तो यूं नजर आता है। ये एक टेल है, एक छोटी टेल है, इसके 2 हिस्से हैं। इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, और इसको कहते हैं फाइटोल चेन, फाइटोल चेन। यही वो फाइटोल है जिसकी मदद से ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। एक और छोटी सी चेन है, इसको ईस्टर चेन कहा जा सकता है, ईस्टर चेन। इसको नेग्लेक्ट भी करें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इनमें से जो पोरफायरिन रिंग है ये लाइट एब्जॉर्बिंग है, ये हाइड्रोफिलिक है, जबकि फाइटोल चेन सपोर्टिंग है और हाइड्रोफोबिक है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि थाइलेकॉइड के अंदर इस चेन की मदद से ये यूं जुड़ा हुआ, तो यही वो पोर्शन है जिसकी मदद से लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, जबकि ये जो चेन है फाइटोल चेन, ये इसको सपोर्ट करेगी या इसको अटैच रखने में मदद करेगी। और ये क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, वो मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज, पोरफायरिन रिंग खुद 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है। पायरोल रिंग्स, 4 पायरोल रिंग्स हैं। अब पायरोल रिंग क्या है? तो ये एक ऐसा रिंग है जिसके 5 कॉर्नर्स हैं इस तरह से, और इसमें एक नाइट्रोजन लाजमी होता है। नाइट्रोजन के साथ बाकी सारे कार्बन्स हैं, और इसमें 1 या 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। बस इतनी सी बातें याद रखें। यानी मैं दोबारा बता दूं, पोरफायरिन रिंग 4 पायरोल रिंग्स और मैग्नीशियम के मिलने से बनता है। और पायरोल रिंग में क्या है? पायरोल रिंग में एक नाइट्रोजन होता है, 5 कार्बन का रिंग है, 4 कार्बन्स होते हैं, और इनमें कम से कम 1 डबल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा 2 डबल बॉन्ड होंगे। ये रूल आपने याद रखना है। तो 3 बातें हमें इसके बारे में याद रखनी पड़ेंगी कि ये 5 कार्बन का एक रिंग है जिसमें 1 नाइट्रोजन है, बाकी कार्बन है, पहला मुद्दा। दूसरा, इसमें कम से कम 1 डबल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इससे ना ज्यादा है ना कम है। और तीसरा नुकता याद रखना है कि ये 4 पायरोल रिंग बीच में मैग्नीशियम के साथ जुड़े हुए। तो 3 नुकते याद रखेंगे ना इसके पायरोल रिंग के। अब देखते हैं ये जुड़ते कैसे हैं। तो हमें बोर्ड पर थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए, और आप बुक को छोड़ के इधर देखते जाइए ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ड्रॉ कैसे करें। अगर इसकी डायग्राम बनानी पड़ी तो ड्रॉ कैसे करें। सेंटर में होगा मैग्नीशियम Mg, इसकी वैलेंसी यहां दिखाई गई है 4, और Mg से 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड इस तरह से बनाने आते हैं। और ये Mg के बॉन्ड्स नाइट्रोजन के साथ लगे हैं, 4 नाइट्रोजन्स। मैं डायरेक्ट रिंग नहीं बना रहा, मैं पहले आपको इसके ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूं। 4 नाइट्रोजन बना दें, फिर हर नाइट्रोजन की 2-2 वैलेंसियां आपने ऐसे दिखाना है, 1 2 1 2, और इसी तरह से ये 2-2 वैलेंसी। अब आपने क्या करना है, इन वैलेंसीज को कार्बनों के साथ जोड़ दें। एक पायरोल रिंग बन गया, ये दूसरा पायरोल रिंग बन गया, और ये क्या बन गया, तीसरा पायरोल रिंग बन गया। तो पोरफायरिन रिंग में कितने पायरोल रिंग थे? 4, चारों हो गए ना। और इसमें इनके नंबर लगा दिए गए हैं। इसको पायरोल रिंग नंबर 1 कहा गया है, इसको 2 कहा गया है, इसको 3 कहा गया है, इसको 4 कहा गया है। साथ साथ देख रहे ना बेटा। अच्छा, अब आप क्या करें, ये रिंग्स भी आपस में एक कार्बन के जरिए जुड़ गए हैं। इसका मतलब यहां से एक, इधर से एक, ये कार्बन हो गया। इसी तरह
इधर से एक बॉन्ड, इधर से एक बॉन्ड, ये बीच में कार्बन, फिर इधर से एक बॉन्ड, इधर से ये कार्बन, फिर इधर से एक और कार्बन के जरिए ये पोरफायरिन रिंग कंप्लीट हो गई। अभी कुछ चीजें हमने और फिल करनी है, तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ। इसमें आपने क्या करना है, पायरोल रिंग नंबर 2 जो है इसके नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगाना पहला, और उस डबल बॉन्ड के बाद आप लेफ्ट साइड पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते जाएं। लेफ्ट साइड पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड को किस तरह से होंगे, मसलन ये डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक और डबल बॉन्ड, इसको छोड़कर ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़कर ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़कर ये डबल बॉन्ड, अब इसको छोड़कर ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़कर ये डबल बॉन्ड, आखिर में भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगना चाहिए। अब बन गया ये पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके साथ हमने 2 टेल्स बनानी है, लेकिन टेल बनाने से पहले एक और छोटा सा काम हमें ये करना है कि इस कार्बन के साथ एक और कार्बन, बल्कि 2 कार्बन आपस में यूं जुड़ गए हैं, तो यहाँ एक और रिंग बना है, लेकिन ये पायरोल रिंग नहीं है। लुक में पायरोल जैसा है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ये पायरोल रिंग नहीं है। इस लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ COCH3, और फिर एक और कार्बन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनने के बाद ये CH के, बस ये है वो ईस्टर लिंक। यहाँ ईस्टर हमें नजर नहीं आ रहा, तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ। ईस्टर किधर है, ये COCH3, ये COCH3, ये इस तरह से है, ये ईस्टर है कि नहीं है, यहाँ पर है ये ईस्टर बॉन्ड, तो इसीलिए इसको ईस्टर टेल कहा जाता है, जो बहुत मुख्तसर है। जबकि दूसरी टेल इस इधर जो कार्बन है इसके साथ लगी है, इसमें आपने ये करना है CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और एक और O है, इसके बाद C यहां तक लगाने के बाद अब 4 टर्पीन यूनिट्स लगाना है। टर्पेनॉइड्स याद है कि नहीं है, टर्पेनॉइड्स किस यूनिट से बने हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स। यहां लगाना है आपने 4 आइसोप्रीन यूनिट्स, और वो 4 आइसोप्रीन यूनिट्स इस तरह से लगेंगे। पहली इस तरह से 1 2 और ये CH3, 1 2 3 4 CH3, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, बस बाकी सारा सिंपल है। 1 2 3 4 CH3, और लास्ट में भी इधर जगह खत्म हो गई, आपने क्या करना है 1 2 3 और CH3 लगाना है। एक आइसोप्रीन यूनिट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा। 4 आइसोप्रीन यूनिट यहाँ जुड़ते हैं, तो इससे जो चीज बनती है ये फाइटोल चेन है, फाइटोल चेन C20H39O, ये O, यहां से नीचे ये फाइटोल चेन है। इसमें C20 होंगे टोटल कार्बन, H39 होंगे यहाँ। अच्छा, अब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपने कुछ और इधर फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आप लगाएंगे इन पायरोल रिंग्स के साथ। इधर है CH3, पायरोल रिंग है ना, दूसरा इधर है CH3। इसी सेकंड पायरोल रिंग के साथ अगर CH3 हो तो ये क्लोरोफिल A है, और अगर CH3 की जगह पर CHO हो, CHO, ये कहलाएगा क्लोरोफिल B। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? CHO दरअसल एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और एक H है। अगर बस A और B में सिर्फ इतना फर्क है, इस सेकेंड पायरोल रिंग के साथ CH3 लगा हो तो क्या होगा, क्लोरोफिल A, और अगर CH3 की जगह CHO हो तो क्लोरोफिल B। जी, अब यहां पर जो थर्ड है इसके साथ CH2
CH3 ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, और इधर CH होगा, इधर CH3 लगा होगा, बाकी ये चेन रखे। अब ये हो गया मुकम्मल आपका क्लोरोफिल ए और बी का फार्मूला। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, आप ज़रा तवज्जो से देखें। बुक की डायग्राम में थोड़ी सी डबलिंग है, यानी वो ब्लड है इसलिए वाज़ह नहीं हो रहा है। तो यहाँ कैसे बनता है इसको ज़रा देखते हैं। सेंटर में हमने क्या रखा, मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम की वैलेंसी को 4 नाइट्रोजनों के जरिए फिल किया, फिर हर नाइट्रोजन से ये वैलेंसियां निकाल के इस तरह एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, 4 पायरोल रिंग जोड़ दी। फिर हर रिंग को बीच में एक और कार्बन के जरिए जोड़ दिया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गई। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड का पायरोल रिंग या रिंग नंबर 1 था, इसका और इस कार्बन के साथ यहाँ 2 कार्बन और जुड़े हैं। एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, दूसरे कार्बन के साथ COCH3 प्लस CH और डबल बॉन्ड O लगा है। ये ईस्टर चेन कहलाती है, जो छोटी सी टेल है। लेकिन जो एक्चुअल टेल है बड़ी वाली, जिसको फाइटोल चेन कहते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक है, जिसकी मदद से ये क्लोरोफिल थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा, ये फाइटोल चेन कैसी है, तो रिंग नंबर 4 के इस कार्बन के साथ ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ईस्टर O, और फिर एक कार्बन, उसके बाद 4 आइसोप्रीन यूनिट्स को जोड़ दें आप नीचे तक, तो ये पूरी टेल बन जाएगी। और इसी को फाइटोल चेन कहा जाता है। फाइटोल चेन का अलग से फार्मूला उससे हट कर क्या है, C20H39O। इस O से नीचे आप उसको फाइटोल चेन कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इस पूरे क्लोरोफिल का काम जरा आपके सामने बताते हैं। इस फाइटोल चेन की मदद से ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ है, जबकि इस पोरफायरिन रिंग की मदद से ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग है, ये सपोर्टिंग है। और इस फंक्शनल ग्रुप CH3 और CHO के फर्क के हिसाब से क्लोरोफिल A और B में फर्क आ जाता है। अच्छा, अब इनको पहचाने कैसे? आप बाहर जाके आज पौधों को एक और नजर से देखें तो आपको समझ में आएगा। हर पौधे में हरियाली तो है, लेकिन उस हरियाली में फर्क है। मैं मिसाल बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जो बेरी या यहाँ जो लोकल जबान में कहते हैं सरसिंग, उसके पत्ते बहुत डार्क है, डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन है, वो है क्लोरोफिल B। जबकि बाकी जो खुबानी है, अखरोट है, सेब वगैरह है, इनका जो क्लोरोफिल है वो डार्क ग्रीन है, वो है क्लोरोफिल A। तो अब इस नज़र से देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोरोफिल की अक़साम के लिहाज से उनकी जो डार्कनेस है या लाइटनेस है उसमें फर्क आ जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनमें से मैंने कहा कि क्लोरोफिल A जो इस हालत में होगा, ये मरकजी किरदार अदा करता है। ये बात मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह आपको आगे समझ में आएगी जब हम फोटो सिस्टम्स पढ़ेंगे। वहाँ फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल मददगार के तौर पर भी है, क्लोरोफिल A लाइट एब्जॉर्बिंग सेंटर के तौर पर भी है और मददगार के तौर पर भी है, जबकि B सिर्फ मददगार के तौर पर। समझ आ गया? ये क्लोरोफिल A की ये अक़साम, ये स्ट्रक्चर थी।